हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशन थर्ड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं समकालीन भारत में शिक्षा के अध्याय नंबर 3 के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों की कमेंट आई थी कि यूनिट थर्ड नहीं मिल रहा है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूनिट थर्ड शिक्षा और मानव विकास के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते जल्दी से। तो सबसे पहले बताया गया केवल वही व्यक्ति शिक्षित है जो सीखना और बदलना सीखता है। ये कार्ल रोजर्स ने बोला है कि जो व्यक्ति अपने आप को बदलता है और जो व्यक्ति अपने आप में चीजों को सीखता है, वही व्यक्ति जो है वो क्या है, वो शिक्षित है। ठीक है। अब किसी व्यक्ति की शिक्षा किसी भी संस्था के अस्तित्व या आने वाली सभ्यता का सबसे पोषित लक्ष्य है। किसी भी व्यक्ति की जो शिक्षा है वो किसी भी सभ्यता के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और सभ्यता को जीवित रखने के लिए जरूरी है। शिक्षा किसी व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमताओं को बढ़ाती है, विकसित करती है और महसूस करती है। एक बच्चे के जन्म से लेकर ये क्षमताएं वयस्क होने तक विकास के साथ जुड़ी हुई और पोषित होती है। यानी कि एक व्यक्ति जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके साथ में जो उसकी क्षमताएं हैं, वयस्क यानी जब तक कि वो अडल्ट होता है, जब तक उसका जो विकास हो रहा है और उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उन सबको पोषित करती है, उन सबको वो बहुत ज्यादा अच्छा बनाती है। आगे यहाँ पर फ्रेबेल ने बोला है कि शिक्षा जन्म कोशिकाओं से पहले ही प्रकट हुआ तत्व है। शिक्षा व्यक्ति के विश्वासों, मूल्यों और विचारधाराओं को विकसित करती है। समाज में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए, अगर हम बात करें कि समाज में जो है सम्मानजनक जीवन जीने के लिए और मदद करने की क्षमता प्रदान करती है। शिक्षा आर्थिक लाभ देती है। शिक्षित लोग आर्थिक स्थिरता में योगदान करते हैं। देखिए, शिक्षा आर्थिक लाभ कैसे देती है कि आप शिक्षित हुए, शिक्षित होने के बाद में आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, फिर आपको जो पे आउट होता है यानी कि वो उसके आधार पर होता है। तो शिक्षा आपने ली, शिक्षा आपने ग्रहण की, उसके बाद में आपने आर्थिक लाभ उसका उठाया। आगे है, शिक्षा के बौद्धिक लाभ समाज की तीव्र गति में मदद करते हैं, क्योंकि उनकी विशेषज्ञता का उपयोग योजनाओं और नीतियों को तैयार करने में किया जाएगा। शिक्षा सामाजिक लाभ की ओर भी ले जाती है, और क्योंकि अपराध दर गरीबी को कम करती है और शैक्षिक समानता होने पर भी गरीबी और अमीरी के बीच आर्थिक असमानता 39% तक घटा सकती है। शिक्षा महिलाओं और लड़कियों के जीवन का उत्थान और उद्धार करती है। देखो, एक शिक्षा जो है, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है कि महिलाएं और जो लड़कियां हैं उनके जीवन का उद्धार हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा अगर वो शिक्षित हो जाती हैं तो। शिक्षा के माध्यम से ही वह इसे अपने समाज में स्थानांतरित करने के लिए वांछित कौशल सीखती हैं और उसमें निर्णय लेने की कौशल को विकसित करती हैं, जो बदले में उनके परिवारों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। शिक्षा से समान विकास, बेहतर बाल स्वास्थ्य और बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। तो ये तो आपका रहा पूरा का पूरा इसमें इंट्रो। अब हम बात करते हैं इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में। बताया गया है शिक्षा एक लड़की को, अगर हम बात करें एक लड़की के लिए तो किस किस चीज के लिए वो बहुत ज्यादा उसके लिए लाभदायक है। देखिए, उन्नत आर्थिक विकास के लिए, जो राष्ट्रीय पुरुषों के स्तर के बराबर महिलाओं के शिक्षा स्तर को बढ़ाने में विफल रहते हैं, उनके विकास के प्रयासों की लगातार लागत जो है वो बढ़ जाती है। जितने भी जो राष्ट्र हैं वो पुरुषों के स्तर के बराबर महिलाओं के शिक्षा स्तर को बढ़ाने में विफल रहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि भाई अगर जहाँ पर जो है महिलाओं का स्तर जो है वो पुरुषों के स्तर से बिल्कुल बराबर नहीं हो पाता है, तो उनका विकास का जो प्रयास है उसकी लागत भी क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है, क्योंकि विकास फिर जल्दी से नहीं हो पाता है और वो विकास जो है वो जो विकास 50 में होना था वो विकास 100 में होता है। उसके बाद अगर हम बात करें अगला, तो अगली पीढ़ी के लिए शिक्षा। जब शिक्षित लड़कियों माँ बन जाती हैं तो वे अपने बच्चों को स्कूलों में भेजना पसंद करेंगी, जिससे अगली पीढ़ी और समाज को लाभ पहुंचाया जा सकेगा और यह उनके और उनके भावी पीढ़ी के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणामों में भी सहायता करेगा। तो जैसे बोलते हैं ना कि इफ यू एजुकेट अ बॉय यू एजुकेट ओनली अ बॉय, इफ यू एजुकेट अ गर्ल यू एजुकेट अ फैमिली। अगर आप एक लड़के को पढ़ाते हो तो सिर्फ एक लड़का पढ़ता है, पर एक लड़की पढ़ती है तो पूरा एक परिवार पढ़ता है। उसके बाद में इसका नेक्स्ट पॉइंट है आपका गुणक प्रभाव। स्कूल जाने वाले बच्चे सीखते हैं कि कैसे स्वस्थ बने और यह उनको जीवन की अन्य बाधाओं का सामना करने के लिए भी सहायता करते हैं। अब जो बच्चे इस चीज को लेकर अच्छी तरीके से जागरूक रहते हैं कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सी चीज हमारे शरीर के लिए अच्छी है और कौन सी नहीं है, किस चीज से हमारा स्वास्थ्य जो है अच्छा बना रहेगा, तो ये सब चीजें जो है आपकी गुणक प्रभाव में आती हैं। आगे आता है आपका स्वस्थ परिवार। स्वस्थ परिवार में बोला गया शिक्षा द्वारा पारिवारिक संसाधनों और परिवार के आकार के बीच एक संतुलन स्थापित किया जाता है।
माता के शिक्षित होने पर मृत्यु दर घट जाती है। अब माता के शिक्षित होने पर क्या होगा, मृत्यु दर क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, क्योंकि परिवार क्या हो जाता है, वो बिल्कुल शिक्षित हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है कि स्वस्थ परिवार बना रहता है। आगे बोला गया कम मातृ मृत्यु, यदि मां शिक्षित होती है तो प्रसव के दौरान मृत्यु का जोखिम कम हो जाता है। स्वास्थ्य देखभाल का ज्ञान मातृ मृत्यु दर को कम करता है। देखिए अगर एक जो लड़की है, अगर वो जो माँ बनती है तो उसके दौरान जब उसकी डिलीवरी होती है तो उसके दौरान मृत्यु के जो जोखिम है वो कम हो जाते हैं, अगर लड़की जो है पढ़ी लिखी है, क्योंकि उसको अपने स्वास्थ्य का देखभाल जो है वो अच्छी तरीके से पता है कि उसको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। आगे बोला गया है इसके अंदर आर्थिक वृद्धि का लाभ पुरुष हो या महिला, गरीब हो या अमीर, सभी को मिलता है। लड़कियों की शिक्षा एक देश की सफलता के लिए मौलिक है और आर्थिक विकास और शिक्षा लड़कियों के जीवन को बचाती है, संगत है, अधिक न्याय संगत है और विकास बेहतर सेवाओं और मजबूत परिवारों और बेहतर बाल स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है। आगे देख लेते हैं। आगे आपका मानव विकास। तो देखिए जरा यहाँ पर मानव विकास की अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्री पॉल स्टीटन ने मानव विकास के पक्ष में 6 कारण बताए हैं। अब वो 6 कारण कौन कौन से हैं। नंबर 1, विकास का अंतिम उद्देश्य मनुष्य की स्थिति में सुधार करना है। विकास का जो लक्ष्य है यानी कि जो टारगेट है वो क्या है कि जो मनुष्य की स्थिति है ना उसके अंदर सुधार होना चाहिए। लोगों की पसंद को बढ़ाना है कि उनकी चीजों को, जो जिस चीजों को वो पसंद करते हैं वो सब चीजें उनको मिलनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है आपका मानव विकास जो है उच्च उत्पादकता की ओर जाता है। एक शिक्षित, सुपोषित, स्वस्थ और कुशल श्रमिक शक्ति सबसे उत्पादक परिसंपत्ति है। एक मानव विकास जो है वो उत्पादकता की ओर जाता है और एक शिक्षित और सुपोषित, स्वस्थ और कुशल श्रमिक जो होता है वो शक्ति सबसे उत्पादक परिसंपत्ति है। अगर एक व्यक्ति जो है अच्छी तरीके से स्वस्थ है, शिक्षित है और कुशल है तो वो श्रमिक शक्ति सबसे ज्यादा उत्पन्न करता है, यानी कि जो उसकी कैपेसिटी है कार्य करने की वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। उत्पादकता के आधार पर इस क्षेत्र में किया गया पूंजी निवेश न्याय संगत माना जाता है और मानव विकास जनसंख्या वृद्धि को कम करता है। अगर मानव विकास अच्छा होगा तो जनसंख्या वृद्धि को भी रोका जा सकेगा। आगे है इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है कि मानव विकास सतत विकास ला सकता है। सतत विकास का मतलब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि एक ऐसा विकास जो कि आज की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ ही आप चीजों को इस तरीके से मेंटेन रखेंगे कि भविष्य में आने वाली चीजें भी जो है आपके लिए बची रहे। और गरीबी में कमी, मरुस्थलीकरण, वनों की कटाई और मिट्टी का क्षरण कम होगा। जीवन यापन की बेहतर स्थिति और गरीबी में गिरावट के लिए मानव विकास राजनीति में स्थिरता बढ़ाने में सहायता करता है। तो ये सब चीजें जो है समाज में नागरिक अशांति कम हो जाती है। तो ये सब मानव विकास के अंदर इसके 6 पॉइंट्स वहां पर बताए गए हैं। आगे इसमें देखते हैं तो इसमें बोला गया है कि अच्छा पोषण आर्थिक विकास की कुंजी है। ये शायद ही कभी गरीबी रोधी रणनीतियों में पाया जाता है। कुपोषण की समस्या को कम करके महिलाओं को शिक्षित करना अत्यधिक प्रभावी होगा। घरेलू स्तर पर महिलाओं का विशेष रूप से भोजन से संबंधित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने की आवश्यकता होती है। भूख के स्थायी समाधान के लिए स्थानीय स्तर पर क्षमता का विकास, महिलाओं की शिक्षा का आवश्यक घटक और शिक्षा उत्पादक रोजगार के लिए मानव पूंजी निर्माण में सहायता करती है। लिंग के स्थिति संकेतक जो है वो कौन कौन से हैं। समाज में महिलाओं और पुरुषों की स्थिति का वर्णन कैसे किया गया, देखिए लिंग अनुपात ये बोला गया है प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं का अनुपात है और सामान्य तौर पर महिलाओं और पुरुषों की संख्या बराबर होनी चाहिए। हमारे देश में लिंग अनुपात कम है और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार उचित देखभाल की कमी के कारण बालिका, बच्चों की भ्रूण हत्या और उच्च मृत्यु दर के कारण भारत की आबादी से 50 मिलियन लड़कियां और महिलाएं लापता है। दूसरा पॉइंट इसमें बताया गया है शिक्षा की स्थिति। शिक्षा की स्थिति, महिलाओं की शिक्षा समाज और परिवार में उनकी स्थिति का निर्धारण करती है। इस प्रकार शिक्षा लिंग सशक्तिकरण और समानता में सबसे महत्वपूर्ण कारक है और प्रासंगिक संकेतक साक्षरता स्तर में लिंग अंतराल, महिला साक्षरता के स्तर, नामांकन के स्तर और प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट है। तो जितने भी यहाँ पर बताया गया शिक्षा की स्थिति के जितने भी महिलाएं हैं वो क्या करती हैं, वो ज्यादा लंबे समय तक जो है शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाती हैं और कुछ ना कुछ घरेलू कारणों की वजह से या किसी ना किसी असमानता की वजह से उनको जो है अपने आप में ड्रॉप आउट करना पड़ता है। आत्मसम्मान, अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे कमाई की क्षमता का विकास जीवन पर उचित नियंत्रण शिक्षा के उच्च स्तर का एक परिणाम है। महिलाओं को मुक्त करने में शिक्षा के मूल्य के व्यापक विवरण के बावजूद भी उनकी शिक्षा में असमानता बनी हुई है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य बनना हर किसी का मौलिक अधिकार है। हालांकि आंकड़ों से पता चला है कि लैंगिक विभिन्नता की स्थिति अभी भी स्वास्थ्य की स्थिति है
स्वास्थ्य परिणामों और स्वास्थ्य सेवाओं की विभिन्नता में भी प्रदर्शित होती है। अन्य आयु स्तर की तुलना में शिशु मृत्यु दर शेषावस्था में सबसे अधिक है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो भारत में महिलाओं की तुलना में पुरुष शिशुओं की मृत्यु होने की अधिक संभावना है, लेकिन भारत में महिलाएं शिशुओं की मृत्यु दर अधिक है और यह मृत्यु दर पर सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव के कारण भी है। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है कि भारत में कई महिलाएं हैं जो लड़कियां हैं जो कि एनीमिया, पोषण की कमी और वजन से पीड़ित है, और इसका कारण उनमें पोषण का सेवन 1400 कैलोरी है और जो कि आवश्यक 2200 कैलोरी से भी बहुत ज्यादा कम है। और एक और अन्य महत्वपूर्ण कारण यह है कि बाल विवाह हो जाता है, जिसके कारण लड़कियां शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाती हैं और उन्हें जल्दी शादी करने से प्रासंगिक गर्भावस्था होती है, और जिसका कारण वजन कम वजन वाले बच्चे को गर्भपात होता है और उसके बाद में उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद आपका भागीदारी और कार्यबल, उनका काम महिलाओं और पुरुषों की शक्ति, धन और प्रतिष्ठा को निर्धारित करता है। कार्यबल की भागीदारी कामकाजी उम्र की आबादी का हिस्सा है और ये महत्वपूर्ण है कि क्योंकि यहाँ पर एक आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। पिछले कई वर्षों में ये बताया गया है कि महिलाओं की जो भागीदारी वो कम हुई है। पुरुषों और महिलाओं की कमाई में असमानता है, दोनों की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो अलग अलग है। साथ ही महिलाओं के साथ में जो महिलाओं के पास में संपत्ति पर भी बहुत कम नियंत्रण होता है। बोलते हैं ना पितृसत्तात्मकता, यानी कि क्या होता है कि जितनी भी प्रॉपर्टी है जो भी है वो पिता के बाद किसको मिलेगी, बेटे को मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजों की वजह से भी ऐसा होता है। और अत्याचार और अपराध की अगर हम बात करें तो देखो कन्या भ्रूण हत्या, बाल यौन शोषण, हत्या, दहेज, छेड़छाड़ और एसिड अटैक जैसी बहुत सारी जो है घटना आपने सुनी होगी। ये सब अपराध हैं और समाज में महिलाओं का स्थान सभ्यता के मापदंड के अनुसार सुनिश्चित कर दिया गया है। इसलिए हमें इन लिंग आधारित असमानता को दूर करने के तरीके खोजने की आवश्यकता है। तो अब इसमें हम बात करेंगे शिक्षा के विभिन्न स्तरों को प्रभावित करने वाले कारक। वो कौन कौन से कारक हैं, जैसे कि प्राथमिक बचपन की शिक्षा। 6 से 8 वर्ष की आयु में यह अवस्था सबसे महत्वपूर्ण अवधि होती है जहाँ पे जीवन के विकास की नींव बनती है। यह इस माध्यम से साबित हुआ है कि इस स्तर पर मस्तिष्क की दक्षता का पूर्ण विकास होता है। तो ये प्रारंभिक की बचपन की शिक्षा है। अभाव क्या है, यानी कि जो हाशिए के समूह के बच्चों का अधिकांश बचपन शिक्षा कार्यक्रम के लाभ से अछूता रहता है। ठीक है, आगे है संरचित शिक्षण। अब संरचित शिक्षण इस स्कूलों की विशेषताएं हैं कि शिक्षा में औपचारिक रूप से सीखना, संरचित अंग्रेजी में निर्देश, होमवर्क, परीक्षण और खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। कोई भी एक पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया नहीं है इसका। और ये हानिकारक प्रथाएं माता पिता को गुमराह कर रही हैं और पूर्व विद्यालय व्यवसायीकरण के लिए निर्देशित कर रही है। यह अवांछनीय अभ्यास बच्चे की वृद्धि और विकास के लिए भी हानिकारक है। आगे इसमें बोला गया है प्राथमिक शिक्षा के बारे में। तो इसमें बोला गया है कि जो प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा भी कहा जाता है इसको। बच्चों के लिए महत्वपूर्ण मूलभूत वर्ष माने जाते हैं। यहाँ पर उनकी जो मूल जड़ है मजबूत होती है और उसमें सॉफ्ट स्किल, समझ, भाषा दक्षता, रचनात्मकता आदि का विकास होता है। सीखना प्रामाणिक नहीं है, यानी कि छात्र तथ्यों को सीखते नहीं है और रट्टा सीखने की पद्धति को अपनाते हैं, और इससे क्या होता है उनको आगे जाकर दिक्कत होती है। पाठ्यक्रम दृष्टिकोण प्रक्रिया उन्मुख न होकर परिणाम उन्मुख होता है। यह छात्रों के बीच में एक अस्वास्थ्यकर संस्कृति का विकसित भी करता है और ये अवधारणाओं और तथ्यों को नहीं समझ रहे हैं और अंकों की दौड़ में भाग रहे हैं। आजकल क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या देखते हैं, बस उनको 90 प्लस चाहिए, और सेम यही पेरेंट्स का भी कहना है। बट मेरा मानना यह है कि जो 80 तक वाला जो बच्चा है वो बिल्कुल बढ़िया होता है। 90 वाला बच्चा जो है वो कहीं का नहीं रहता, क्योंकि अगर इतने नंबर लेने के बाद में मतलब यानी कि वो बच्चा सिर्फ कहाँ तक रह जाता है, वो सिर्फ अपनी पढ़ाई तक सीमित रह गया। उसको जो है बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है, जिससे कि आगे जाकर उसके जीवन में बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। और 80 वाला जो बच्चा है वो अपने बाहरी जीवन का भी मजे ले लेता है और अपनी पढ़ाई को भी अच्छी तरीके से सिक्योर कर लेता है। रुचि और लगन के लिए कोई जगह नहीं है। देखो छात्रों को अपने जीवन की योजना बनाने की अनुमति नहीं है। स्कूल में शिक्षक ही अपने पसंद के कुछ बच्चों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और बाकी बच्चों में छिपी हुई जो उनकी प्रतिभा और क्षमता है उससे अपरिचित रहते हैं, क्योंकि हर बच्चा एक ही समय में एक ही विधि द्वारा एक ही चीज सीखता है। ठीक है, तो ये भी इसका एक पॉइंट है। उसके बाद में बताया गया स्वायत्तता का अभाव। स्वायत्तता के अभाव की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो स्कूल बच्चों को एहसास कराते हैं कि वे अनुशासन के नाम पर स्कूल के अधिकार में है। बच्चों को उनकी पसंद और रुचि के बारे में निर्णय लेने के लिए कोई स्वायत्तता नहीं दी जाती है, यानी कि अगर वो कुछ बोलते हैं तो उसके ऊपर जो है उनको दंड भी दिया जाता है। उन्हीं सभी विषयों का अध्ययन करना होता है, चाहे वे उन्हें पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। उनकी कोई स्वायत्तता नहीं है, उनको तो जबरदस्ती वो चीज पढ़नी ही पड़ती है।
तो माध्यमिक विद्यालय जो है ये चरण पहचान बनाने का एक चरण है। यहाँ पे बच्चों में शारीरिक परिवर्तन होते हैं और बच्चे ऊर्जावान होते हैं, इसमें महत्वपूर्ण तर्क कौशल विकसित होते हैं और वे ज्ञान के अवयवों को इकट्ठा करके करने और समझने की प्रक्रिया में लगे होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे काम की आवश्यकता है, इस स्तर पर अधिकांश बच्चे कुछ उत्पादक कार्यों में लिप्त होने के लिए स्कूल छोड़ना चाहते हैं कि उन्हें काम करना है, कार्य करना है। बोर्ड परीक्षा की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो स्कूल आमतौर पर बोर्ड परीक्षा के दबाव के कारण 10वीं कक्षा से पहले सत्र के अंत तक ही पाठ्यक्रम पूरा कर लेते हैं। परीक्षा के साथ यह पूर्व जुड़ाव बच्चों के अधिगम पर हानिकारक प्रभाव डालता है। दूसरा आपका पाठ्यक्रम, देश में कई बोर्ड वैकल्पिक पाठ्यक्रम प्रदान नहीं करते हैं, वे दो भाषाओं जिसमें कि एक अंग्रेजी है, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित जैसे प्रारंभिक विषयों को बरकरार रख रहे हैं। गणित और अंग्रेजी में पाठ्यक्रम बड़ी संख्या में छात्रों की अधिकतम विफलता के कारण जिम्मेदार है। पास फेल घोषित करने की नीति की समीक्षा की जानी चाहिए कि सबके बीच में ये नहीं बताना चाहिए कि जी आप पास हो गए आप फेल हो गए, तो ये भी जो है बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट कर देती है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम, कई स्कूल में व्यावसायिक पाठ्यक्रम है लेकिन उनकी गुणवत्ता खराब है और इसलिए वे छात्रों को रोजगार से संबंधित कौशल और ज्ञान प्रदान करने में सक्षम नहीं है। कि बच्चा चाहता है कि उसको आने वाले समय में जो है बहुत अच्छा ज्ञान मिले, परंतु उसको वो ज्ञान नहीं मिल पाता है। आगे है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रमों का स्वेच्छा से चयन व भविष्य की जीविका इस चरण के लिए अभिन्न है। चुनिंदा प्रतिबंध, हालांकि सीबीएसई ने उन विषयों के संयोजन को प्रतिबंधित नहीं किया है जिसका छात्र चयन कर सकते हैं। तो एक दूसरे की तुलना में विषयों की स्थिति की धारणा के कारण छात्रों की कुछ विशेष विषयों के प्रति लोकप्रियता में वृद्धि हुई है। उच्च शिक्षा की आजादी के बाद से भारत में संस्थागत क्षमता में कई गुना वृद्धि हुई है और 1950 से लेकर 2008 तक विश्वविद्यालयों की संख्या 20 से बढ़कर 431 हो गई है। तो यहाँ तक कि आपने देख लिया इस वाले अध्याय के अंदर जो है आपने शिक्षा और विकास के बारे में जो भी चर्चाएं थी और जो उसके पॉइंट थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।